ओके, सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन 8086 मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके सामने है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन का सब कुछ पढ़ा था, और उसके अलावा मैंने आपको क्लॉक जनरेटर अलग से पढ़ाया है कि क्लॉक जनरेटर कैसे 8086 में काम आता है, कैसे क्लॉक जनरेट करता है। देन हमने 8 बिट लैच पढ़ा था जो एड्रेस बिट्स को लैच करने के लिए काम आता है। फिर हमने ट्रांस रिसीवर पढ़ा था जो डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज आपको जो है ये 8086 के जो मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो कुछ नया दिख रहा होगा दैट इज 8288 बस कंट्रोलर जो आपका यहाँ पे है। ये जो आपको 8286 बस कंट्रोलर है, आज आपको ये न्यू दिख रहा है। और कुछ हमारी जो पिन्स हैं जो हमने मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था उससे कुछ अलग पिन्स हमको यहाँ पे दिख रही हैं जो यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये पिन्स जो है हमने पिन डायग्राम जब पढ़ा 8086 का वो हम कवर कर चुके हैं, बट स्टिल जो है आज मैं इन पिन्स का रिविजन कराऊंगी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्लॉक जनरेटर पे जो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 8284 क्लॉक जनरेटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट लेक्चर्स कि 8284 क्लॉक जनरेटर क्या होता है। उसकी डिटेल में कब पढ़ने के लिए आप मेरे लास्ट लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं, यूट्यूब में अपलोडेड है। अभी जो है मैं एक छोटा सा रिविजन दूंगी क्लॉक जनरेटर का। तो क्लॉक जनरेटर क्या होता है कि सिर्फ एक क्लॉक सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है। वो विदाउट क्लॉक सिग्नल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्लॉक सिग्नल्स की जरूरत होती है, जो कि 8284 क्लॉक सिग्नल जो है वो क्लॉक जनरेटर जो है वो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब ये जो 8284 क्लॉक जनरेटर है वो 8086 में 3 पिन से जुड़ा हुआ रहता है। पहला तो क्लॉक पिन जो कि पिन नंबर 19 होती है, वहीं से जो ये क्लॉक सिग्नल्स हैं पिन नंबर 19 से 8086 तक पहुंचते हैं। उसके अलावा ये 2 और पिन से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज रीसेट एंड रेडी पिन। ये जो पिन होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रीसेट एंड रेडी पिन, तो ये रेडी और रीसेट पिन जो होती हैं उससे इसको सिंक्रोनाइज होना जरूरी होता है। क्यों? बिकॉज अगर रेडी पिन हमारा क्या करती थी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल रेडी है या नहीं ये हमारी 8086 को बताती थी। तो जैसे ही 86 को ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं या पेरिफेरल्स जो हैं वो रेडी हैं, तो उसको काम शुरू करना है ना, इंस्ट्रक्शंस को फेच करना शुरू करना है, डिकोड करना शुरू करना है, एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। तो वो शुरू करने के लिए उसको सिग्नल्स चाहिए, क्योंकि 8086 तो विदाउट सिग्नल क्लॉक सिग्नल के वो वर्क करेगा ही नहीं। तो वो क्लॉक सिग्नल उसको देगा कौन? क्लॉक जनरेटर। इसलिए जैसे ही रेडी सिग्नल एक्टिवेट होता है क्लॉक जनरेटर उससे सिंक्रोनाइज्ड होता है, तो वो देखता है कि अरे रेडी सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो गया, यानी मुझे क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू करना होगा 8086 को, जिससे 8086 अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर पाए। देन जो रीसेट पिन है उससे उसको सिंक्रोनाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि आप सभी को पता है रीसेट यानी क्या होता है। रीसेट इज नथिंग बट रीसेट में क्या होता है कि रीसेट आपका जो है ये किसी भी चीज को जीरो से स्टार्ट करता है। जैसे अगर आप अपना जो फोन है उसको रीसेट करते हैं तो वो फैक्ट्री सेटिंग में चला जाता है, यानी जैसा आपका फोन नया आया था वैसा का वैसा हो जाता है। तो क्या होता है, हमको सारे फोन में फिर से जीरो से स्टार्ट करना होता है, सारी प्रोसीजर जो है वो जीरो से स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे कि 8086 को हम रीसेट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो क्लॉक जनरेटर को पता होना चाहिए कि भाई मुझे जो सिग्नल्स है, जो क्लॉक सिग्नल है वो फिर से शुरुआत से देने हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लॉक जनरेटर से हमारा जो रीसेट सिग्नल है और रेडी सिग्नल है वो जुड़ा हुआ रहता है, जिससे उनके साथ सिंक्रोनाइज हो पाए। ओके, उसके बाद हमने 8 बिट लैच पढ़ चुका है ऑलरेडी। 8 बिट लैच जो होता है वो एड्रेस लैच पिन्स को मतलब एड्रेस लैच इनेबल करते ही 8 बिट लैच हमारा जो है वो ऑन हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो 20 एड्रेस बसेस हैं वो लैच करने के लिए काम आता है। और क्योंकि 8 बिट बसेस हैं और 8 बिट लैच है सिर्फ ये हमारा, तो 20 बिट हमारी एड्रेस बसेस हैं और हमारा जो लैच है वो कितने बिट का है? 8 बिट लैच है। तो हमारे 20 बिट एड्रेस को यूज करने के लिए हमें कितने लैचेस की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम 3 लैचेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो 8 बिट लैच हमको 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 3 लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा ट्रांस रिसीवर की बात करी है ऑलरेडी। 8 बिट डेटा ट्रांस रिसीवर यूज होता है यहाँ पे। डेटा ट्रांस रिसीवर क्यों यूज होता है? डेटा ट्रांस रिसीवर यूज होता है हमारे डेटा के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। तो एज एवरीवन नोज, मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया है कि हमारे 16 बिट डेटा हम जो है 8086 हैंडल कर सकता है, यानी इसमें डेटा बसेस जो है वो कितने बिट की लगती हैं? 16 बिट डेटा बसेस यूज होती हैं। और हम ट्रांस रिसीवर अभी यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं? 8 बिट ट्रांस रिसीवर यूज कर रहे हैं। मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रांस रिसीवर हमको लगेंगे फ्रेंड्स? प्रिंस, सजल, बताओ कितने बिट डेटा ट्रांस रिसीवर हमको लगेंगे यहाँ पे?
मैम 3 बिट की यूज कर रहे हैं तो फिर 8 बिट यूज कर रहे हैं बेटा, हम 8 बिट डेटा ट्रांसरिसीवर यूज कर रहे हैं, तो हमको कितने डेटा ट्रांसरिसीवर लगेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर में? मैम इससे पहले भी डिस्कस किया है सजल अपन ने क्लास में, जब मैंने पिन डायग्राम और डेटा ट्रांसरिसीवर आपको अलग से एक्सप्लेन किया था। 8 बिट हाँ डेटा यस मैम ट्रांसरिसीवर किया था मैम। है ना, 8 बिट डेटा ट्रांसरिसीवर है, और आपका टोटल अपना 8086 कितने बिट्स को वो कर पाता है, हैंडल कर पाता है डेटा बिट्स को? 16 बिट को। तो कितने ट्रांसरिसीवर यूज होंगे? कोई और बताना चाहेगा आंसर? 2। यस श्रेया, गुड। तो 2 ट्रांस रिसीवर हमारे यूज होंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जो है मिनिमम मोड में भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जो हमारा 8 बिट लैच होता है वो हमारा एड्रेस लैच इनेबल से कनेक्टेड होता है। तो जब एड्रेस लैच इनेबल से उसको एक्टिवेट होने का सिग्नल मिलता है तो एड्रेस लैच इनेबल जो है वो एसटीबी में जाके मिलता है, और एसटीबी हमको क्या एड्रेस मतलब जो 8 बिट लैच है उसको एक्टिवेट कर देता है। एसटीबी सिग्नल से उसको पता चल जाता है कि 8 बिट लैच को अब ऑन करना है, जिससे हम एड्रेस को जो है लैच कर सकें, ठीक है। और एड्रेस हमारे टोटल 20 बिट एड्रेस यूज होता है, इसलिए हमको 3 8 बिट लैच यूज करनी पड़ती है, बिकॉज 8 3 24, ठीक है। अगर हम दो 8 बिट लैच लेते हैं तो सिर्फ 16 बिट को काम कर सकते हैं, बट अगेन हमारी बिट्स बाकी है, 20 बिट्स हमें यूज करना है, तो हमको एक और लैच लगेगी। एंड सिमिलरली डेटा ट्रांसरिसीवर जो है मैंने आप लोग को बताया था कि एक डीईएन सिग्नल होता है और एक डीटीआर डैश सिग्नल होता है। डीईएन सिग्नल डेटा इनेबल होता है, जो कि ट्रांसरिसीवर को इनेबल करने के लिए काम आता है, और डीटीआर डैश जो सिग्नल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, डीटीआर डैश ये बताने के लिए काम आता है कि फ्लो ऑफ डेटा क्या चल रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है या रिसेप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल्स जो है वो डेटा ट्रांसरिसीवर को जब मिलते हैं, इनेबल होने की बात होती है, और फिर उसको ये बताया जाता है कि ट्रांसमिशन करना है या रिसेप्शन करना है, उस अकॉर्डिंग जो डेटा ट्रांसरिसीवर है हमारा वो वर्क करता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम में एक डिफरेंस देख रहे होंगे बच्चों, मिनिमम मोड में जो था और उसमें यहाँ पे, कि मिनिमम मोड में क्या होता था कि जो हमारा डीटीआर डैश सिग्नल है, डेटा इनेबल सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल है, ये सारे के सारे सिग्नल्स जो है वो डायरेक्टली 8086 माइक्रो प्रोसेसर से दिए जाते थे। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नया कंपोनेंट आपको दिख रहा है बस कंट्रोलर का, और ये जो बस कंट्रोलर है वो सिग्नल्स भेज रहा है हमारे 8 बिट लैच को और डेटा ट्रांसरिसीवर को। क्या इस बात पे ध्यान दिया किसी ने? वंचिता, वंचिता का आज शायद, हाँ वंचिता बेटा आप इस बात को ध्यान दे पा रहे हो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है पहले डीईएन सिग्नल जो है, डीटीआर डैश सिग्नल जो है, और एएलई सिग्नल जो है, और इवन जो क्लॉक सिग्नल जो है वो डायरेक्टली हमारा 8086 से हम प्रोवाइड कर रहे थे मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमको एक अलग से 82 88 बस कंट्रोलर दिख रहा है। यस मैम। है ना, ये एक नया कंपोनेंट है जो हमको मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिखा था। सो यही एक नई चीज है जो हमें आज मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन में पढ़नी है। बाकी तो डेटा ट्रांसरिसीवर, 8 बिट लैच और क्लॉक जनरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बस कंट्रोलर? 8288 बस कंट्रोलर हम क्यों यूज करते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, बस कंट्रोलर, यानी ये जो हमारी सिस्टम बसेस, एड्रेस बसेस और डेटा बसेस होती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। एंड दिस इज द रीजन कि 8 बिट लैच में और ट्रांस रिसीवर 8 बिट डेटा ट्रांस रिसीवर में आपको जो डायरेक्ट सिग्नल्स हैं वो कौन भेज रहा है? बस कंट्रोलर भेज रहा है। क्योंकि भाई अगर हमें एड्रेस की जरूरत है तो एएलई सिग्नल जाएगा, एएलई सिग्नल जाएगा तो 8288 जो है वो हम एएलई सिग्नल को भेज रहा है। वैसे ही अगर हमें डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत है तो डीईएन सिग्नल जाएगा और डीटीआर डैश सिग्नल जाएगा, तो ये भी कौन भेज रहा है? 8288। अब बात इस चीज की होती है कि 8288 को कैसे पता चलता है कि कब कौन सी बसेस को ऑन करना है? तो ये कैसे पता चलता है? हमारे स्टेटस से। मैंने आप लोगों को जब पिन डायग्राम बताया था तो मैंने बताया था S0, S1 और S2 जो होते हैं ये स्टेटस पिन्स होती हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताती है कि भाई कब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आइडियल स्टेट में है, कब हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ऑपकोड को फेच कर रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा S0, S1, S2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बस कंट्रोलर से। तो S0, S1, S2 का जो डेटा है वो बस कंट्रोलर फेच करता है और उसको डिकोड करता है। डिकोड करके वो ये पता करता है कि आखिर हमारे 8086 का स्टेटस क्या है। उसके स्टेटस के हिसाब से 8288 जो है वो वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। वो हम अभी पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं आपको मोटा मोटा पढ़ा रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। ओके,
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं NMI एंड INTR सिग्नल। मैंने इन सिग्नल्स को कम से कम 10 टाइम्स आपको बताया है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड इंटरप्ट, तो आज मैं उसको नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंटरप्ट सिग्नल क्यों काम आता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्यों काम आता है, और इंटरप्ट जब मिलता है 8086 को तो वो एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को एक्टिवेट करता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल। रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल भी मैंने आपको पिन डायग्राम के समय एक्सप्लेन किया था, स्टिल मैं आज इसको फिर से रिवाइज कराती हूँ। जैसे कि मिनिमम मोड में हमने होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट पढ़ा था कि भाई जो बाकी प्रोसेसर्स हैं उनको जब सिस्टम बस की जरूरत पड़ती है तो वो माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं होल्ड सिग्नल, कि भाई आपको जो सिस्टम बसेस है वो मुझे जरूरत है तो आप रिलीज कर दो उसको, तब मैं यूज कर पाऊंगा। तो 8086 क्या करता है कि जो भी वो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म करने के बाद वो सिस्टम बसेस को रिलीज करता है, और रिलीज करते ही एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जो कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट होते हैं कि मैंने रिलीज कर दिया, नाउ यू कैन यूज दी सिस्टम बसेस। तो सिमिलरली यहाँ पे रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल है, बट क्या है कि क्योंकि ये मैक्सिमम मोड है, मल्टी प्रोसेसर है, तो यहाँ पे एक ही पिन से रिक्वेस्ट और ग्रांट दोनों हो जाता है। मतलब जैसे ही वहां से रिक्वेस्ट आई, इन्होंने रिलीज किया, इन्होंने ग्रांट भी भेज दिया। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि मैम रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल है तो यहाँ पे दो की क्यों जरूरत है? बिकॉज भाई एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं जो काम कर रहे हो 8086 के साथ, तो हो सकता है दो माइक्रो प्रोसेसर्स को एक साथ जरूरत पड़े बसेस की, तब क्या होगा, वो दोनों ने सिग्नल भेजा, तो दो हमारे पास दो सिग्नल्स आए रिक्वेस्ट के। अब फिर भी यही बात आ जाती है कि मैम अगर दो सिग्नल आए हैं तो वो किसको प्रायोरिटी देगा, किसके लिए पहले बस को रिलीज करेगा? तो बेटा वो जो GT0 है हमारा, इसको पहले प्रायोरिटी देगा, बिकॉज GT0 मतलब रिक्वेस्ट ग्रांट नॉट, जो जीरो सिग्नल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर दोनों में उसको मिला है तो 8086 पहले GT0 के लिए ग्रांट करेगा सिस्टम बसेस को, देन GT1 के। ठीक है, उसके बाद हमने QS0 QS1 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये क्यू के स्टेटस को बताते हैं। प्री फेच क्यू जो होता है हमारा, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फेच करके हम रखते हैं, तो उसके स्टेटस को बताते हैं कि भाई हमारा स्टेटस जो प्री फेच क्यू है उसमें अब डेटा मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बचे हैं या नहीं, एम्प्टी तो नहीं हो गया, या फिर ऐसा हो कि भाई उसमें जीरो मतलब अभी जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब हमें पहला इंस्ट्रक्शन फेच करना है, या फिर ऐसा हो कि हमारा पहला इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फेच हो चुका है, बाकी के इंस्ट्रक्शंस फेच करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो QS0 और QS1 से होती हैं। इसका ट्रुथ टेबल मैंने आपको पिन डायग्राम के समय ऑलरेडी बता रखा है, आई होप आप लोग को याद होगा, और मैं बाकी आपको जो नोट्स दूंगी उसमें भी आपको उसका ट्रुथ टेबल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट सिग्नल भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब आपकी बात आती है मिनिमम मैक्सिमम सिग्नल की। तो ये बात आपको पता है कि अगर मैक्सिमम मोड ऑन करना है तो मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ? मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी तब मैक्सिमम मोड ऑन होगा? निकी, प्रभात, मैम 0। वेरी गुड। बताया करो बेटा, जब आप लोग को आता है क्लास में, मैंने आप लोग को पहले भी बोला है ना कि आप लोग के सेशनल्स हम कैसे देंगे, हम आपको क्लास में नहीं है कि हम समझ पाए कि कौन सा बच्चा कितना ध्यान दे रहा है। आप लोग ध्यान दे रहे हो ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करोगे, यस मैम नो मैम बोलोगे, है ना? तो आपको बन रहा है फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, इतना आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम मोड में अगर हमको मैक्सिमम मोड को ऑन करना है तो ये हमारी जो मिनिमम मैक्सिमम पिन है वो 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्स के ऊपर आप देख सकते हो बार लगा है, दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल, तो जब उसकी वैल्यू 0 होगी तब मैक्सिमम मोड ऑन होगा। ओके, अब हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबका ले लिया कि व्हाट इज अ क्लॉक जनरेटर, व्हाट इज अ 8 बिट लैच, ट्रांसरिसीवर क्या होता है, बस कंट्रोलर क्या करेगा। अब हम इसका पूरा जो है एक तरीके से पढ़ लेते हैं कि कैसे हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। तो सबसे पहली बात तो हमने अभी डिस्कस किया कि 8086 वर्क्स इन मैक्सिमम मोड व्हेन MN MX पिन जो है उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। ओके, in maximum mode we can connect more processors like 8087, 8089 to 8086. The maximum mode circuit of 8086 is shown in your screen. Clock is provided by 8284 clock generator. As I have already told you कि clock generator 8284 clock generator is used to produce the clock signals. 8284 क्लॉक जनरेटर मैंने आपको अलग से बताया था, तब मैंने उसमें क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करने की भी दो मेथड बताई थी कि किस तरीके से वो क्लॉक सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है दो मेथड से। किसी को याद है क्या? याद है तो बताओ, नहीं तो फिर रिवाइज करके आओ। क्या क्या मैम? 8284 जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोवाइड करते थे कि किस फ्रीक्वेंसी में उसको क्लॉक सिग्नल प्रोड्यूस करना है, उसके लिए दो मेथड थी। क्या मेथड थी बेटा संतोष? मैम एक था मैम पल्स जनरेटर था, एक ऑसिलेटर था मैम।
वेरी गुड। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पल्स जनरेटर प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर ऑसिलेटर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उसको पता चल जाए कि किस फ्रीक्वेंसी में उसको क्लॉक सिग्नल को जनरेट करना है। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे हमारा क्लॉक जनरेटर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मैक्सिमम मोड सर्किट इज 8288 बस कंट्रोलर। तो ये जो आपको नया कंपोनेंट दिख रहा है, दैट इज 8286 बस कंट्रोलर, ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है। क्यों है, क्योंकि सारी बसेस जो होती हैं 8086 की, वो यही कंट्रोल करता है। ठीक है, सो एड्रेस फ्रॉम द एड्रेस बस इज लैच्ड टू 8282 8-bit लैच। ये तो मिनिमम मोड में भी होता था, ये हम सबको पता है। 3 such latches are needed as address bus is of 20-bit, है ना। 8-bit लैच है, 8-bit, 2 लिया तो 16-bit, तीसरा लिया तो 24-bit, एंड वी हैव 20-bit एड्रेस, तो हमको 3 लेने ही पड़ेंगे। वी कैन नॉट वर्क विद 2-bit, 2 एड्रेस लैचेस, मतलब 2-bit लैच से हमारा काम नहीं होगा, इसमें हमको 3 यूज करना होगा। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल पिन जो होती है वो हमारी कनेक्टेड होती है डायरेक्टली एसटीबी से, जो कि इस 8-bit लैच को इनेबल करती है। ये रहा हमारा एसटीबी और ये रहा हमारा एड्रेस लैच इनेबल पिन। तो ये जो एड्रेस लैच इनेबल पिन है, ये जो सिग्नल है, वो 8288 बस कंट्रोलर जो है वो 8-bit लैच को प्रोवाइड करता है, जबकि मिनिमम मोड में क्या होता था, ये डायरेक्टली 8086 प्रोवाइड करता था। ओके, देन आपकी बात आती है ट्रांस रिसीवर की। 8286 8-bit ट्रांस रिसीवर हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली 16-bit डेटा की हम काम करते हैं, 8086 जो है वो 16-bit डेटा हैंडल कर सकता है, इसलिए हमें 2 ट्रांस रिसीवर की जरूरत पड़ती है। इस ट्रांस रिसीवर को इनेबल करने के लिए ओई सिग्नल होता है, और ओई सिग्नल को सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, डीईएन प्रोवाइड करता है। डेटा इनेबल, डीईएन का फुल फॉर्म है डेटा इनेबल। तो ये जो डेटा इनेबल है वो पहले 8086 हम दिखाते थे डायरेक्टली प्रोवाइड करते हुए, लेकिन मैक्सिमम मोड में हमारा जो बस कंट्रोलर है वो प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ जो हमारा DTR सिग्नल है, जो कि ये बताता है कि डेटा का फ्लो क्या है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ये सिग्नल भी डायरेक्टली कौन देता है, हमारा यहाँ पे बस कंट्रोलर देता है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो ये वाली बात हुई। अब हमारी बात आती है यहाँ पे कि ये जो हमारा कंट्रोल सिग्नल्स है, दैट इज S0, S1, S2, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये कंट्रोल सिग्नल्स हमारे कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो बस कंट्रोलर को बताते हैं कि कब क्या करना है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए हमको जो है एक ट्रुथ टेबल लगेगा, तो मैं वो ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा है S2, S1, S0, और फिर होता है हमारा स्टेटस, मतलब ये हमारा बताएगा कि स्टेटस क्या है। ठीक है, किसका स्टेटस, हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। और फिर उस स्टेटस के हिसाब से हमारा 8288 जो बस कंट्रोलर है वो किसको एक्टिवेट करेगा, हम वो देखते हैं। ओके, तो हम लोग ट्रुथ टेबल बनाना सबको आता है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन जब मैंने पढ़ाया था सबको सिखाया था। ठीक है, तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, वो अपन देख लेंगे। जब तीनों हमारी जो इस पिन्स है, स्टेटस पिन्स है, S0, S1, S2, ये जब हमें 0 वैल्यू देती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो 8086 है उसमें इंटरप्शन आया है, उसको इंटरप्ट किया गया, इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइडेड है। जब इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइडेड है, यानी हमारा जो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है वो एक्टिवेट होगा, तो हमारे 8288 में क्या आ जाएगा, INTA एक्टिवेटेड। ठीक है, अब बच्चों आपको ना यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कुछ पिन्स दिख रही हैं। MRDC मीन्स मेमोरी रीड। ठीक है, MWTC एंड AMWTC। M फॉर मेमोरी, ये याद रखना, पहला टर्म याद रखना, M फॉर मेमोरी, IO मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो MRDC, RD यानी मेमोरी रीड, WT यानी राइट, तो मेमोरी राइट। ओके, अब इसमें देख रहा है कि MWTC आपको 2 दिख रहे हैं, एक के आगे A लिखा हुआ है, दिस A इज एडवांस्ड मेमोरी राइट। ठीक है, एंड सिमिलरली IORC यानी इनपुट आउटपुट रीड, IOWC एंड AIOWC, ये जो दोनों है वो है हमारे
राइट के लिए, जिसमें से नीचे वाला जो है वो एडवांस राइट है, और INTA यानी इंटरप्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। दिस इज मेमोरी रीड, यानी मेमोरी से जब भी हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे तब हमारा ये सिग्नल एक्टिवेट होगा। मेमोरी में जब हमें राइट करना होगा तो ये सिग्नल्स एक्टिवेट होंगे। इनपुट आउटपुट में जब रीड करना होगा तो ये वाला सिग्नल एक्टिवेट होगा, जब राइट करना होगा तो ये वाला सिग्नल एक्टिवेट होंगे। इतना समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर वापस आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या बात हुई, हमारा सबसे पहले इंटरप्शन है यानी वो INTA को ऑन कर लेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया INTA। उसके बाद क्या होता है 001 का मतलब होता है कि रीड ऑपरेशन हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, इनपुट आउटपुट में। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनपुट आउटपुट में, तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑन होगा, किसको एक्टिवेट करेगा वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट में? बेटा ये रहा इनपुट आउटपुट रीड, दिख रहा है, यानी वो IORC को एक्टिवेट कर देगा। सिमिलरली अब इसके बाद हमारा होता है राइट इन इनपुट आउटपुट। राइट इन इनपुट आउटपुट के लिए ये रहा IOWC एंड IIOWC। अब बात यहाँ पे आती है कि व्हाट इज दिस मैम, इनपुट आउटपुट मतलब राइट के लिए दो क्यों है, एडवांस ऑपरेशन और इनपुट और मतलब एडवांस राइट और नॉर्मल राइट क्यों है? तो बेटा ये एडवांस राइट जो होता है ना वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा टाइम प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो हमारे स्लोअर डिवाइस है ना उनको समय मिले रेडी होने के लिए, है ना। जैसे मैंने अपन को बताया था मतलब आप लोगों को कि ऐसे भी पेरिफेरल्स होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में धीरे काम करते हैं, तो उनको समय मिलना चाहिए ना, तो वो जो समय है वो हमारा एडवांस राइट जो है, एडवांस मेमोरी राइट बोलो या एडवांस इनपुट आउटपुट राइट बोलो, वो देता है। ठीक है, अब उसके बाद चौथा जो हमारा है दैट इज 011, ये होता है हॉल्ट सिग्नल। हॉल्ट सिग्नल यानी अभी जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो रुका हुआ है वेट कंडीशन में, तब क्या होगा, तब कुछ भी ऑन नहीं होगा, तब तो कुछ भी वर्क नहीं करना है ना। हमारे 8288 बस कंट्रोलर को किसी लैच को इनेबल करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रांससीवर इनेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो हॉल्ट कंडीशन में, आइडल कंडीशन में है। भाई मुझे अगर बोला जाए कि आप सभी बच्चों को मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है, तो कंट्रोल कब करते हैं फैकल्टी आप लोगों को, जब आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का काम चलता है ना। आपके HODs क्या करते हैं कि भाई बच्चों को कंट्रोल करना है, तो अभी फर्स्ट लेक्चर चल रहा है मैथ्स का, गरिमा मैम विल कंट्रोल ऑल द स्टूडेंट्स, तो वो गरिमा मैम को एक्टिवेट कर देंगे आपके लिए। BEE चल रहा है, निकिता मैडम विल कंट्रोल ऑल द स्टूडेंट्स, तो मैम निकिता को कंट्रोल के लिए डाल देंगे। बट जब रेसेस चल रही है तो शी डजंट नीड टू कंट्रोल यू, तब क्या करेंगे, वो आपको फ्री छोड़ रहे हैं, तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं, उनको कोई किसी को सिग्नल देने की जरूरत नहीं। सिमिलरली यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट में है, वेट कंडीशन में है, तब किसी को कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। देन हमारा होता है ऑपकोड फैच। ठीक है, ये वाला जो टाइम टेबल मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मेन है वो यहाँ वाला है। ठीक है, तो ऑपकोड फैच, ऑपकोड यानी इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है। इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है मतलब कहाँ से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, मेमोरी से ले रहा है, यानी मेमोरी को रीड करना होगा, तो मेमोरी रीड करने के लिए कौन सा सिग्नल ऑन होगा बताओ? मैम MRDC। वेरी गुड निकी, है ना। तो ऑपकोड को फैच करने के लिए MRDC होगा। उसके बाद आता है अगेन मेमोरी रीड, उसके नीचे वाला भी जो है वो मेमोरी रीड ही है, तो उसमें भी हमारा क्या ऑन होगा, MRDC ही होगा। उसके बाद आता है हमारा मेमोरी राइट। मेमोरी राइट में हमारा क्या है, MWTC और एडवांस MWTC, ये ऑन होंगे। और फिर हमारा लास्ट आता है 111 यानी इनएक्टिव। तो इनएक्टिव है जब हमारा जो है, मतलब आप देखते हो इनएक्टिव है और हॉल्ट है, इन दोनों कंडीशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पहला जो है इंटरप्ट, तो उसमें उसको इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को ऑन करने की जरूरत है। तो इतना समझ में आया कि बस कंट्रोलर कैसे डिकोड करता होगा स्टेटस सिग्नल्स को। निकी? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ, तो इसी के साथ मतलब ये सारी चीजें अपन को समझ में आई। ठीक है, मैं इसका प्रॉपर ट्रूथ टेबल जो है अच्छी उसमें दिया हुआ मैं आप लोग को सेंड करूंगी। आज आप लोग को पूरा फर्स्ट यूनिट का, क्योंकि अपनी आज ऑलमोस्ट यूनिट खत्म है, तो मैं आप लोग को पूरा फर्स्ट यूनिट का जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप लोग उसको पढ़ सको। और फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो अपनी जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास होगी फर्स्ट यूनिट की, वो आप मुझसे डिस्कस कर सको कि मैम ये वाला जो है पर्टिकुलर डाउट लग रहा है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके, तो अपन वापस आते हैं अपने हाँ बेटा। मैम ये MRDC में मैम DC का क्या फुल फॉर्म है? MRD
सी तो सभी में कॉमन है बच्चों, देखो सी सब में कॉमन है। मेमोरी रीड, आरडी जो है वो रीड के लिए, Yes, ma'am. है ना। ओके, अब अपन वापस इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बहुत गंदा हो गया है। हाँ ठीक है, तो बस कंट्रोलर की बात हमको समझ में आ गई। एक बार रीड कर लेती हूँ। फॉर राइट ऑपरेशन लाइक मेमोरी राइट, 8288 generates both the signals, the normal write and the advanced write. ठीक है, नॉर्मल राइट यानी MWTC एंड एडवांस राइट यानी AMWTC। ठीक है, the advanced write signals get activated, ठीक है, इन एडवांस। तो क्या करते हैं, वो पहले से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उस वो जो हमारा पेरिफेरल्स हैं जो कि स्लोअर है, दिस गिव्स स्लोअर डिवाइसेस मोर टाइम टू गेट रेडी, है ना। वो पहले से एक्टिवेट हो जाएंगे, पहले से आपको बता देंगे, मतलब पहले से जो डिवाइसेस हैं उनको बता देंगे कि आपके लिए राइट होने के लिए सिग्नल आने वाला है। तो क्या होगा कि वो पहले से तैयार हो जाएंगे, वो पहले से अपना जो बाकी का काम है वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको टाइम मिल जाता है, जिससे हमारा जो डिले होता है सिग्नल में, अभी जब मैं आप लोग को टाइमिंग डायग्राम समझाऊंगी तब आप लोग को डिले समझ में आएगा, वो डिले जो होता है वो बच जाता है। ओके, नाउ बस रिक्वेस्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे बस रिक्वेस्ट लॉजिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बस रिक्वेस्ट इज डन यूजिंग RQGT यानी रिक्वेस्ट ग्रांट लाइंस इंटरफेस विद 8086। RQGT नॉट जो है हैज अ हायर प्रायोरिटी, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। देन INTA सिग्नल दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ये बस कंट्रोलर से दिया जाता है इन रिस्पॉन्स टू S0 S1 S0, जब तीनों का जो है जीरो होता है, मतलब इंटरप्ट होता है हमारा 8086, तब INTA सिग्नल जो है वो दिया जाता है। मैक्सिमम मोड सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मिनिमम मोड सर्किट, ये तो हमने देखा क्योंकि ये इतना बड़ा ये जो है वो एक्स्ट्रा है जो कि हमने मिनिमम मोड में नहीं पढ़ा था, बट स्टिल इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, बट क्योंकि इसमें मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है इसलिए इसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, और इसलिए ज्यादातर 8086 को हम मैक्सिमम मोड में ही वर्क करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, वो है टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम हम मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड दोनों में कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, और उसके साथ हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरी की तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड यूनिट यानी प्रोग्रामिंग हम सेकंड यूनिट की फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज कोशिश करूंगी कि जो पूरे नोट्स हैं वो PDF बना के सेंड कर दूं, तो आप लोगों उससे एक बार और रीड कर लेना। फिर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो हम उसको बाद में मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे।